तो चलिए आज बात करते हैं भारत की। एक ऐसी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं जो काफी जटिल और दिलचस्प है। एक ऐसा देश जहां एक तरफ संसद के गलियारों में राजनीतिक टकराव अपने चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था और दुनिया में उसकी पहचान का पहिया पूरी रफ्तार से घूम रहा है। आइए इस विरोधाभास की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत कहाँ से करें? चलिए संसद से ही करते हैं, क्योंकि हाल ही में वहाँ दो ऐसी घटनाएं हुईं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं और ये भारत के मौजूदा राजनीतिक मिजाज को आप कह सकते हैं बखूबी बयां करती हैं। जरा सोचिए, एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग-अलग मंजर। एक तरफ है लोकसभा, जहां एक बहुत ही अहम बिल पर जबरदस्त बंटवारा देखने को मिला, और दूसरी तरफ है राज्यसभा, जहां एक बड़े पद पर बिना किसी हो हल्ले, बिना किसी विरोध के चुनाव हो गया। ये तस्वीरें हमें क्या बता रही हैं? तो पहले बात करते हैं राज्यसभा की। यहां सब कुछ काफी शांत था, सर्वसम्मति वाला माहौल था। हरिवंश जी को लगातार तीसरी बार बिना किसी ऑपोजिशन के उपसभापति चुन लिया गया। राजनीतिक खींचतान के इस दौर में यह संसदीय प्रक्रिया की निरंतरता का एक दुर्लभ सा उदाहरण था। लेकिन जहां एक सदन में ये शांति थी, वहीं इस एक पल ने एक बड़ी खाई को भी उजागर कर दिया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसी वक्त याद दिलाया कि ठीक है, राज्यसभा में तो ये सहमति दिख रही है, लेकिन लोकसभा में 2019 से डिप्टी स्पीकर का पद ही खाली पड़ा है। मतलब एक सदन में सामंजस्य तो दूसरे में एक बुनियादी पद पर लंबा गतिरोध। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सच में एक राजनीतिक भूचाल ला दिया और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। महिला आरक्षण विधेयक का लोकसभा में गिर जाना। यह सिर्फ एक बिल का फेल होना नहीं था, इसने कई गहरे और बुनियादी सवाल खड़े कर दिए। तो ये बिल था क्या? आसान भाषा पे समझें तो ये संविधान का 131वां संशोधन विधेयक था। इसका मकसद बहुत सीधा था। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करना। इसे भारतीय राजनीति में जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा था। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये पूरी कहानी कह देते हैं। देखिए, बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और विरोध में 230। अब आप कहेंगे कि पक्ष में तो ज्यादा वोट हैं। हाँ, सामान्य बहुमत तो था, लेकिन ये कोई आम बिल नहीं था। ये एक संवैधानिक संशोधन था जिसके लिए सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, और ये बिल बस उसी जादुई आंकड़े को छूने से चूक गया। बिल के गिरते ही बयानों की बौछार शुरू हो गई। सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण पर एक बहुत बड़ा हमला बताया। उनका तर्क था कि यह एक ऐतिहासिक मौका था जिसे विपक्ष ने छीन लिया, और इसकी वजह से देश की करोड़ों महिलाएं अपने आरक्षण के हक से वंचित रह गईं। दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क एकदम अलग था। उनका कहना था कि मामला आरक्षण से नहीं, बल्कि उसे लागू करने के तरीके से है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस बिल को 2026 में होने वाले परिसीमन यानी चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने की प्रक्रिया से जोड़ना असल में सशक्तिकरण की आड़ में चुनावी नक्शे को अपने हिसाब से बदलने की एक कोशिश थी। तो ठीक है, संसद की इस सियासत से थोड़ा बाहर निकलते हैं और रुख करते हैं एक ऐसी दुनिया का जहां की तस्वीर बिल्कुल अलग है, जहां रफ्तार और उम्मीद दोनों हैं। भारत की इकोनॉमी। यहां की कहानी एकदम अलग है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2,23,000 से भी ज्यादा। ये भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की कुल संख्या है। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ पिछले वित्त वर्ष में ही 55,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स इसमें जुड़े। ये आंकड़े देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की एक जबरदस्त लहर का सबूत हैं। और ये सिर्फ कंपनियों के नंबर नहीं हैं। इन स्टार्टअप्स ने मिलकर सोचिए 23 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की हैं। ये दिखाता है कि ये जो आर्थिक विकास हो रहा है, उसका असर जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ रहा है। और ये जो ग्रोथ है ना, ये सिर्फ नई नई टेक कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। भारत अपने ट्रेडिशनल सेक्टर्स को भी एक नया रूप दे रहा है। जैसे मसालों को अब सिर्फ किचन का सामान नहीं, बल्कि न्यूट्रास्यूटिकल्स और फूड सप्लीमेंट्स के ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं दिव्या भारत जैसी पहल देश की सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन का एक बड़ा हब बना रही है। तो देश के अंदर ये सब चल रहा है, लेकिन दुनिया के मंच पर भारत क्या कर रहा है? इन अंदरूनी बहसों के बीच भारत दुनिया के साथ अपने रिश्ते कैसे निभा रहा है, चलिए देखते हैं। भारत को देखें तो लगता है कि वो एक साथ कई शतरंज की बिसात पर खेल रहा है।
एक तरफ यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष पर हाई लेवल बातचीत हो रही है, तो दूसरी ओर पड़ोसी पहले की नीति के तहत श्रीलंका के साथ समुद्री सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, एससीओ जैसे मंच पर चीन के साथ भी व्यापार और सुरक्षा पर बातचीत जारी है। और सिर्फ डिप्लोमेसी ही नहीं, देश की सेना भी फ्यूचर फॉरवर्ड सोच रही है। भारतीय सेना ने साल 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। इसका सीधा सा मतलब है आत्मनिर्भरता, स्वदेशी तकनीक और डेटा पर आधारित एक आधुनिक और स्मार्ट सेना का निर्माण। तो हमने पॉलिटिक्स देख ली, इकोनॉमी देख ली, फॉरेन पॉलिसी भी देख ली। अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि सामाजिक और स्वास्थ्य के मोर्चे पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये भी तो तस्वीर का एक अहम हिस्सा है। यहाँ भी दो दिलचस्प बातें सामने आती हैं। एक तरफ 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज यात्रा शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा जैसे आयुर्वेद और योग को बीमा के दायरे में ला रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। ये परंपरा और आधुनिकता का एक बेहतरीन संतुलन है। तो कुल मिलाकर यह है भारत की आज की तस्वीर। एक ही सिक्के के दो पहलू। एक पटरी पर तीखी राजनीतिक बहस है, तो दूसरी पर जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल महत्वाकांक्षाएं। और यही सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या किसी देश की आर्थिक और रणनीतिक तरक्की की रफ्तार उसके अंदरूनी राजनीतिक मतभेदों पर भारी पड़ सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।